And how are you? Let's start class. क्लास की शुरुआत करते हैं. I am being late 3 to 4 minutes. Just start the class. बेटा, आज 31 जुलाई है. एज यू नो दैट लास्ट ऑफ जुलाई. कल फ्राइडे, सैटरडे, आई टुडे इज फ्राइडे, टुमारो इज सैटरडे एंड संडे नेक्स्ट डे. तो 1 तारीख को सैटरडे, 2 तारीख को संडे और मेरे ख्याल से 3 तारीख को रक्षाबंधन है और वो मंडे है. तो मंडे आप लोग क्लास लेना चाहते हैं क्योंकि हम तो आपके लिए हैं. तो अगर आप लोग अगर फ्री हैं, क्लास देना चाहते हैं बेटा, अगर लेना चाहें तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने प्यारे से मैसेज डाल दीजिएगा, हाँ या नहीं. ठीक है, यूनैनिमसली आपस में बातचीत करके एक राय भी बना सकते हैं. ठीक है, अगर आप ऑनलाइन क्लास लाइव नहीं लेना चाहते तो मैं रिकॉर्ड कर दूंगा. रिकॉर्डेड क्लास को टाइम पर हम कर देंगे, ये भी हो सकता है. जो भी आपका राय मशविरा हो, प्लीज़ आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे संवाद कर लीजिएगा. रक्षाबंधन मंडे के दिन के लिए, कल और परसों तो हम क्लास देंगे ही क्योंकि हम उस गैप को फिल करेंगे बेटा. ठीक है, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं. एज यू नो दैट हम लोग पढ़ रहे थे महमूद गौरी या मोहम्मद गौरी या मोहम्मद. ध्यान में रखिएगा, ये जो शब्द है बड़ा निराला है. कहने का मतलब 3 तरह से, मोहम्मद भी लिख देगा, मोहम्मद गौरी भी हो सकता है, मोहम्मद गौरी भी हो सकता है और महमूद गौरी भी. तो याद रखिएगा, तो महमूद नहीं होकर के मोहम्मद ही उचित है. या तो ये या तो ये, दोनों सही. ठीक है, जनरली ये लिखा जाता है, सही दोनों. ठीक है, तो आज गौरी के बाद दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे. तो गौरी को पहले फिनिश करते हैं. ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत इसके बाद होगा, पहले गौरी पर पूरा का पूरा ध्यान. समय तो हमने बताया है आपको 1175 से 12 कह लीजिए या आप कह दीजिए 15 मार्च 1206 AD. यही गौरी का समय है भारत की कंसर्निंग. इस पे बात करेंगे. ठीक है, अब आइए यहाँ पर हमें क्या क्या देखना है. हमें यहाँ पर अजमेर के बारे में जानना है थोड़ा सा. यहाँ पर हमें जानना है थोड़ा सा दिल्ली के बारे में. फिर यहाँ हमें जानना होगा थोड़ा गहरवाल राज कन्नौज के बारे में. फिर हमें जानना होगा थोड़ा सा चालुक्य सोलंकी किंगडम.
गुजरात की। थोड़ी सी जानकारी हमें लेनी होगी। बंगाल की, ये इनका डायरेक्ट कनेक्शन इन सब से है। मोहम्मद गौरी जब भारत के संदर्भ में ध्यान लगा रहा है तो उस वक्त भारत में ये कुछ राज्य हैं: अजमेर, दिल्ली, कन्नौज, चालुक्य, सोलंकी किंगडम, गुजरात, और बंगाल। अजमेर में जो है वो है चौहान, दिल्ली में जो है वो है तोमर, इंग्लिश में तमारा लिखा होगा। कन्नौज में जो है गेहड़वाल। चालुक सोलंकी किंगडम जो है ऑलरेडी बता ही दिया, गुजरात। और बंगाल में जो है सेन वंश, उस पर हमें नजर डालनी है, ये ध्यान रखें, गौर फरमाइए। महमूद गौरी का संदर्भ देख लीजिए तो इन सब से बिलोंग होगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। 1175 से 15 मार्च 1206 के बीच में इसका पहला आक्रमण जो होता है वो मुल्तान, फर्स्ट अटैक। ऑन मुल्तान, पहला आक्रमण मुल्तान है। चलो अब गौर से सुनिएगा। हमने बैकग्राउंड जो है मोहम्मद गौरी का बताया। गौर प्रदेश अफगानिस्तान, गजनी में उसका भाई गियासुद्दीन उसके अधीन गवर्नर है गोर का, पर स्वतंत्र रूप से शासन करता है, पर विधिवत स्वतंत्र नहीं है। यह एक सॉवरेन किंग नहीं है, फंक्शनिंग अंडर हिज ब्रदर, कजन ब्रदर गियासुद्दीन, द सुल्तान ऑफ गजनी, and he was governor of Gaur. He want to be make on estates. In that respects, his total objectives to attack on India was political to achieve a state. तो एक राज चाहिए, राजनीतिक है, उसको सिर्फ धन नहीं चाहिए, राज चाहिए। अब ध्यान दें, गौर का जो गजनी था गयासुद्दीन, जो इसका भाई है, वह ख्वारिज़्म एक जगह है ईरान में, उस पर अक्सर हमला किया पर हर बार हार गया और एग्रीमेंट के तहत उसे उससे आगे नहीं बढ़ना था। और इस तरह से देखा कि पश्चिम में कुछ कर नहीं सकते, तो उसका ध्यान आया पूरब की ओर ही बात की जाए, तो पूरब की ओर ये बना। तो याद रखिएगा, पूरब की ओर ही भारत है और इस तरह से भारत की तरफ निशाना मिल गया। गौरी अपना राज चाहता था और भारत की तरफ ध्यान दिया, पॉलिटिकल वेज। अब आइए, हमने बताया था उसके साथ मुइनुद्दीन चिश्ती आए और अजमेर शरीफ में बस गए, और ऑल अबाउट हमने बता दिया, 5-7 सवाल उनके लिए है, बता दिया। गौरी ससबनी डायनेस्टी का था, बताया गया है। गौरी 1175 में पहला आक्रमण भारत पे मुल्तान, आज का पाकिस्तान कल भारत था, तो मुल्तान पे करता है, दैट्स ओके। पहला जरूर याद रखिए, 1175 मुल्तान, पॉइंट क्लियर। अब अगला जो आक्रमण होगा, मैं आपको बता दूं, जम्मू क्षेत्र में भी होगा। जम्मू के मारतंड मंदिर को तोड़ेगा। जो हैदर पिक्चर में मतबिल गाना है, उसके जो बैकग्राउंड में एक स्मारक है, जो सीन है, वह ललितादित्य मुक्ति पीड़ नामक जो है कश्मीर के राजा ने उस मंदिर का निर्माण किया था सूर्य देवता के लिए, मारतंड यानी सूर्य मंदिर, जो आज है मौजूद। तो ये ध्यान में रखना है, वहां भी अटैक किया। मथुरा भी है, वृंदावन भी है, गुजरात भी है, राजस्थान भी है, ठीक है, बहुत सारा है। रिमेंबर, चालुक्य वंश के सोलंकी राजा, चालुक्य वंश के सोलंकी राजा, जिसका नाम है मूल राज द्वितीय, उसके वो भीम सेकंड भी कहते हैं, ने इसे 2 बार आबू पर्वत, माउंट आबू पर्वत है ना, सिरोही डिस्ट्रिक्ट दक्षिण राजस्थान, 2 बार पराजित किया। सवाल बनेगा, गजनवी भारत में जनरली कभी नहीं हारा,
चूंकि उसको राज्य प्राप्ति की इच्छा नहीं थी, धन प्राप्ति, तो उस पर चोट भी कम होगा, और धन लिया निकल लिया तो उसको एक लंबा संघर्ष भी नहीं करना है, तो हारने के चांस उसके कम है। अचानक अटैक किया, लिया, चल दिया, तो भी मतलब गजनी नहीं हारा, गजनवी। पर गौरी कई बार भारतीय राजाओं से पराजित हुआ, ये कॉन्सेप्ट है। चालुक्य वंश के, सोलंकी वंश के राजा मूलराज द्वितीय कहिए या भीम सेकंड से ये 2 बार पराजित हुआ माउंट आबू पर्वत के पास, राजस्थान। ये क्वेश्चन हॉट है, मैं 2 बार रिपीट कर चुका, ये ध्यान में रखिएगा इस बात। अगले पॉइंट पर आइए। इसके अन्य जो देखेंगे, अजमेर पर कब्जा 1193 में कब्जा, 1192 और 3 पे कब्जा होता है। 1193 में कब्जा तोमरों को हराकर दिल्ली पर। 1194 में गहरवाल जयचंद को पराजित करके जो वाराणसी और कन्नौज सब पे कब्जा करेगा। फिर इसका एक सेनापति इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जो बंगाल बिहार को लूटेगा और कब्जा भी करेगा, और उदंतपुरी, विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करके आग के हवाले भी करेगा, वो भी देखेंगे। और कालिंजर का किला फतेह करेगा, ऐबक, वो भी देखेंगे। तो उसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थिति में हम आ जाएंगे, कैसे बख्तियार मारा गया बंगाल में, और किस तरह से मारा गया गौरी 15 मार्च 1206 खोखर हिंदुओं के हाथों दमयंत में। हिंदू शब्द इसलिए मैं यहाँ लगाया बेटा, रीज़न, बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि खोखर हिंदू हैं या मुस्लिम, इसीलिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले भारत की दशा तो समझ लें, ध्यान से समझिए। आते हैं हम अजमेर सबसे पहले, 1 बाय 1 चल, ठीक है। अजमेर राज्य है, चौहान वंश यहां पर शासन कर रहा है, ठीक है। अब है दूसरा पॉइंट, अजमेर की राजधानी अजमेर ही है, ठीक है, पर कब्जा कहां तक था? भटिंडा पंजाब तक शासन। याद रहे, चौहान वंश का शासन यहां तक पहुंच गया। चौहान वंश कैसा था? अग्निकुल क्षत्रिय था, बताया हुआ है जब राजपूत एरा पढ़ाए हैं। अब यहां आते हैं, अजमेर किसने बसाया, सवाल आएगा, याद रखिएगा। अजमेर बसाने वाला, अजमेर नाम की पूरा अजमेरू पर्वत है यहां पर, यहां पर अजमेरू पर्वत है, ये ध्यान में रखना है। अजमेर को बसाया किसने, अब सवाल ये है, ठीक है। इसे कैपिटल सिटी बनाया किसने, अर्नोराज, अर्नोराज ने कैपिटल सिटी बनाया। अब इसमें जो एक शब्द है जिसको आप कहते हैं पृथ्वीराज चौहान, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, याद रखिएगा। पृथ्वीराज चौहान टाइटल 4 हुआ इस वंश में, हमें जो पढ़ना है तीसरा, हमें क्या पढ़ना है, तीसरा। तो पृथ्वीराज चौहान नाम से इस वंश में 4 राजा हुए, पृथ्वीराज चौहान हमें पढ़ना है थर्ड पढ़ना। और वैसे इसके नाम में क्या है, PRC, PRC यानी पृथ्वीराज चौहान, 1 लेटर 2 लेटर 3 लेटर यानी 3, ये याद रखिएगा। अब आइए पृथ्वीराज चौहान के बारे में देखते हैं। बर्थ, पृथ्वीराज चौहान का बर्थ कब है,
1167 AD। ठीक है, अगला इसका कोरोनेशन कब है? 1178 AD, राज अभिषेक। ध्यान रखिएगा, कितने उम्र में? राजगद्दी पर बैठने के समय ये सिर्फ 11 वर्ष का है। अब आइए अजमेर में देखते हैं, चौहानों का शासन है, अग्निकुल उत्पन्न चौहान माने गए हैं। भटिंडा पंजाब तक इसका राज एक्सटेंड हुआ था और दिल्ली के एक अच्छे पार्ट तक। और अजमेर में अजमेरू पर्वत में ये बसा है और कैपिटल सिटी है जो अजमेर, उसे बसाने वाला अर्नोराज पृथ्वी राज चौहान जो है, इस नाम से यहाँ 4 राजा हुए। हमें जो फोकस करना है वो थर्ड है, तीसरे नंबर का, PRC थर्ड, जिसका बर्थ 1167 में हुआ और अजमेर की गद्दी पर 1178 में बैठा, यानी 11 वर्ष की उम्र में पृथ्वीराज चौहान गद्दी पर बैठा। तो PRC थर्ड। अब आप सुनिए, PRC थर्ड 11 वर्ष की उम्र में 1178 में गद्दी पर बैठा। उसका एक बचपन का मित्र और राज पुरोहित था जिसका नाम था चंद्रबरदाई। ठीक है, चंद्रबरदाई ने एक पुस्तक लिखी, पृथ्वीराज रासो। रासो काव्य है जो राजस्थान के ऐसे 10-15 काव्य हैं जिसमें वीर रस की प्रधानता है और श्रृंगार रस भी है। वैसे रस उसमें और भी है, करुणा है, विभत्स है, लेकिन वीर रस की प्रधानता है। इसमें राजाओं की कहानियां हैं, युद्धों का वर्णन है, बहुत सारी चीजें हैं, राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत है, बहुत सारे जो बताए हुए हैं। अब पृथ्वीराज चौहान का एक दोस्त था बचपन का ही, लेकिन वो सेनापति हुआ खांडवराव। तो खांडवराव या खांडेराव, ये पृथ्वीराज चौहान का एक अच्छा सेनापति था। यहां तक समझ गए बात? पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण था। शब्द भेदी यानी जिधर से शब्द साउंड आ रहा है उसको आंख में पट्टी बांध के भी उस साउंड की तरफ चलाएगा तो तीर निशाने पर लगेगा, यानी शब्द भेदी बाण का कला जानता था। बिल्कुल सही। अब हम देखते हैं अगले पॉइंट पर। मोहम्मद गौरी जो है का राज अब भटिंडा में चूंकि इसकी पहुंच बन गई है, तो वहां तक अब मोहम्मद गौरी के क्षेत्र से इसका क्षेत्र मिल रहा है। मोहम्मद गौरी इस क्षेत्र को जीतना चाह रहा है। मोहम्मद गौरी ने वहां पर एक किला इन लोगों से जीत लिया और उस किले पर जो है अपने निजामुद्दीन नाम के सेनापति को आज्ञा दे दी कि तुम इसकी जो है 1 लाख फौज के साथ इस सेना का रखवाली करो। अब उसकी तमन्ना थी और आगे बढ़ें और युद्ध को परवान चढ़ाएं। इस ख्याल से मोहम्मद गौरी जो है, ध्यान देंगे, 1,20,000 फौज के साथ आज के पंजाब के, ध्यान रखेंगे, पंजाब के भटिंडा के तराइन नाम के जगह पर युद्ध के लिए तैयार हो गया और युद्ध किया। इसे कहते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तराइन का युद्ध या भटिंडा का युद्ध एक ही बात है, एक ही बात है। तो एज ए फर्स्ट कब हुआ? 1191। किसके बीच? गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान थर्ड। कौन कौन मौजूद था? चंद्रबरदाई मौजूद थे, खांडवराव मौजूद था, नो डाउट। युद्ध हुआ, गौरी बुरी तरह पराजित हुआ बिकॉज ऑफ खांडेराव, पराजित हुआ। बड़ी मुश्किल से उसकी जान बची। उसी के एक सेनापति ने उसे घोड़े पर लादकर निकल भागा, वरना बचता नहीं। तो ये चीज है, एक पॉइंट के लिए। अब आइए, अब जब है उसने फिर तैयारी की अगले युद्ध के लिए, क्योंकि एग्जिस्टेंस की लड़ाई थी उसे। अगले युद्ध की जो तैयारी की उस पर गौर फरमाइए। अगले युद्ध के लिए जो इतिहासकार अलग अलग तरह से वर्णन किया उसमें यह बताया है कि वो इतना जुनूनी था कि अब उसे लगा एग्जिस्टेंस की लड़ाई है, अब हमें जीतना ही होगा, और इस ख्याल से उसने अपनी पूरी सेना में से किसी को भी छुट्टी नहीं दी घर जाने की।
और पूरी अगली तैनाती के लिए, अगली लड़ाई के लिए परेड वगैरह रिहर्सल जैसे चाइना करते जा रहे हैं, करता रहा। कहते हैं कि गौरी की दाढ़ी बहुत लंबी हो गई, बाल दाढ़ी कुछ भी नहीं कटाया, इतना जुर्म। लगता है यूपीएससी का प्री निकालना था, जो स्थिति बन गई थी। ये बात हुई। और कुछ इतिहासकार ने तो बहुत आगे बढ़ के लिख दिया कि अपने अंडर गारमेंट्स भी नहीं बदले ये 7-8 महीने। अतिशोक्ति होगी, जो भी है, पर हाँ, बाड़ी दाल नहीं कटाए, दिस इज द रियलिटी। किसी को छुट्टी नहीं दिया, खुद अपने परिवार से मिलने नहीं गया। ध्यान रखिए। अब रही बात, जब उसे लगा पूरी तैयारी हो गई है और खांडव राव किसी अन्य जगह के युद्ध में एक सेना की टुकड़ी को लेके गया है, तब इसने जो है अपने एक दूत को, उसका नाम निजामुल ऐसे नाम है, दूत को भेजा और कहा कि जाओ पृथ्वीराज से कहना इस्लाम कबूल करे या हमारे राज्य के अधीन आ जाए, नहीं तो युद्ध करे। आ बैल मुझे मार, तैयारी पूरी है, बहाना दे रहा है। तो ये चीज है, पृथ्वीराज चौहान क्यों इस्लाम कबूल करेगा और क्यों उसके अधीन रहेगा? उसने लड़ाई ठानी और इस लड़ाई में चल पड़ा। लड़ाई हुई, लेकिन जैसे ही खांडव राव आया तस्वीरें बदली, लेकिन फाइनली खांडव राव मारा गया। खांडव राव के मरते ही पृथ्वीराज चौहान का जो जोश है कम हो गया और हाथी से उतरकर घोड़े पर, याद रखिएगा, हाथी से उतरकर घोड़े पर सवार होकर युद्ध से बाहर निकला, यानी भागने की कोशिश की। और भागने का मतलब यह नहीं है हारना, भागने का मतलब है जान बचाओ फिर अटैक करेंगे, यही मतलब होता है। तो युद्ध से निकला, लेकिन उसे खदेड़ दिया गया और पकड़ा गया। मिनहाज उस सिराज नाम के इतिहासकार के अनुसार उसे देन एंड देयर पकड़ के मार दिया गया। हसन निजामी नाम के इतिहासकार के अनुसार उसे पकड़ा गया और गजनी में ले जाकर के मार दिया गया। सॉरी, उसे पकड़ा गया और वो अधीन हुआ और कुछ 3-4 महीने तक शासन किया, उसके बाद उसे मार दिया गया। जबकि पृथ्वीराज रासो पुस्तक के अनुसार जो चंद्र बरदाई ने लिखा, इसने गोरी को मार दिया, इसीलिए उसके सिपाही इसे पकड़ के गजनी ले गया और वहां पर इसे मार दिया। 3 तरह का है, लेकिन यही माना जाता है कि गोरी ने इसकी हत्या कर दी गजनी ले जाके, यही माना जाता है। ठीक है, चलिए ये बात तो समझ गए। अब आइए, तो 1191 में पहला तराइन का युद्ध, 1192 में दूसरा तराइन का युद्ध हुआ। पहले में पृथ्वी जीता, गौरी हारा। दूसरे में गौरी जीता, पृथ्वी हारा और अजमेर पर कब्जा हुआ। लेकिन अभी अजमेर पर डायरेक्ट रूल नहीं किया गौरी ने, उसने जो है चौहान के चचेरे भाई को गद्दी दे दी और कहा कि तुम मेरे अधीन शासन करो। तो वो किया, कहते हैं 6 महीने 1 साल शासन किया। और जो सिक्के थे चौहानों के, जिसे योधे योधे क्वाइंस कहा जाता है, ठीक है, इस सिक्के पर जो एक तरफ लक्ष्मी का चित्र था उसे बने रहने दिया और दूसरी तरफ जो राजा के चित्र होते उसकी जगह पर गौरी ने अपने नाम खुदवा दिए और अपने नाम को यहां पर लिखा मोहम्मद बिन साम। ये नाम खुदवा दिया और सिक्के चले। क्वेश्चन यूपीएससी में कई बार आया है कि मोहम्मद बिन साम नाम का सिक्का और एक तरफ लक्ष्मी के चित्र किसका है? गौरी का है। यह हॉट क्वेश्चन आया हुआ है। अब आइए, कुछ भी हो, अंततः 1193 में गौरी ने अजमेर को कब्जे में ले लिया, अजमेर को कब्जे में ले लिया, यह ध्यान में रखना। और उसी साल भारतीय क्षेत्र का प्रशासनिक तौर पर गतिविधि देखने के लिए एज ए सिपह सलार गवर्नर जो है अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया। चलिए ठीक है, पर वो अभी नहीं। अजमेर पे 92 में आखिरी और 93 में कब्जा। चौहानों की कहानी समाप्त। अब आ गया
अब आगे आते हैं हम, उसके बाद दिल्ली। अब दिल्ली के बारे में बात होगी, ये ध्यान में रखिए। ये सब कहानी आपको मालूम है और हमने भेजा भी है पीडीएफ फाइल, तो आप समझ गए हो। अब बात होगी दिल्ली। दिल्ली दहली एक ही बात, ठीक है। जो दिल्ली है उसे 736 एडी में तोमर वंश ने बसाया था एज ए किंगडम। बाय अनंगपाल तोमर। इंग्लिश में तमारा लिखा होगा तो घबराइएगा मत। ही इज ऑल्सो considered founder of Tomar dynasty. Last ruler of Tomar dynasty of Delhi was Ajaypal Tomar, and in the time of Gauri. Gauri's attack on Delhi 1193। जो मैं कह रहा हूं उसको गौर से सुनिएगा। अब बात करें गौरी के समय, उस वक्त दिल्ली की क्या स्थिति। तो दिल्ली एक किंगडम, एक राज्य के तौर पे 736 एडी में तोमर वंश ने बसाया था। Delhi was established as a kingdom by Tomar dynasty. And who was founded Delhi as a kingdom? Name was Anangpal Tomar, who was already considered founder of Tomar dynasty. तोमर वंश का संस्थापक अनंगपाल तोमर। दिल्ली को एक राज्य के रूप में किसने स्थापित किया? अनंगपाल तोमर। कब किया? 736 एडी। Who was the last Tomar king of Delhi? अजयपाल तोमर। गौरी ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया तोमरों पर, तो राजा कौन था? अजयपाल तोमर। गौरी ने दिल्ली को जीता तो किस राजा की हत्या करके कब्जा किया? अजयपाल तोमर। तो ये आपके पास क्लियर है। कब किया? 1193। तो बहुत सिंपल है बेटा, 4 सवाल अच्छे बने। तोमर वंश कहां शासन करता था? दिल्ली और उसके आसपास। तोमर वंश का फाउंडर कौन है? अनंगपाल तोमर। तोमर वंश का आखिरी राजा कौन था? अजयपाल तोमर। दिल्ली को कब बसाया गया था तोमरों के द्वारा? 736 एडी। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके आगे। अब मैं आपको बताऊं, तोमर वंश के समय में दिल्ली वालों का यानी तोमरों का एक सिक्का था जो उसके राज्य में चलता था, उसका नाम था दहलीवाल। तो दहलीवाल क्या था? एक सिक्का था। तो बेटा दहलीवाल क्या था? एक सिक्का था, यानी करेंसी था, क्वाइंस था। तोमरों के समय में बहुत फेमस था, काफी चलता था। ये ध्यान में रखना। यहां तक आ गए। अब यहीं पे ऐड करें, गौरी ने क्या किया? गौरी अपॉइंटेड
गवर्नर या सिपह सलार ऑफ दिल्ली टू कुतुबुद्दीन ऐबक। बेटा आपसे सवाल बनाया, दिल्ली का सिपह सलार कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने अपॉइंट किया? उसका मालिक गौरी ने। कब किया? 1193 में। दिल्ली और उसके आसपास के जीते हुए प्रदेशों का संचालन प्रशासन करने के लिए सिपह सलार यानी गवर्नर अपॉइंट किया गया था। ठीक है, माइंड क्लियर हो गया आपका? तो चलिए यहां तक आ गए। तोमर के बारे में अब नहीं पढ़ेंगे, अब चलेंगे कन्नौज गहड़वाल। ठीक है, तो अब गहड़वाल की ओर चलेंगे बेटा, इससे ज्यादा तोमर की जरूरत नहीं है। तो गौरी ने अब दिल्ली पर कब्जा किया, नो डाउट, यू कैन अंडरस्टैंड। अब आइए आगे। तीसरा जो एक राज्य है जिसको हम देखते हैं गहरवाल वंश। गहरवाल वंश कैपिटल फर्स्ट कन्नौज। सबको मालूम है उत्तर प्रदेश में गंगा के किनारे कन्नौज है, फूलों की नगरी, इत्र की नगरी, सिटी ऑफ सेंट। सेकेंड कैपिटल जो इसका होता था वाराणसी, और ये इसका जो है यानी रिहायशी के ख्याल से उसका प्रिय स्थल था। कन्नौज के जो राजा थे जो गहरवाल वंशी, वो रहते थे जनरली कहाँ? तो रहते थे वाराणसी में, प्रिय स्थल। अब आइए, ये कौन थे? तो शैव धर्मी थे। अब शैव धर्मी के अलावे देखते हैं, शैव धर्मी के अलावे देखते हैं बेटा, तो इसका मतलब है काशी विश्वनाथ, टेम्पल के निर्माता थे ये लोग। बनारस स्थित काशी विश्वनाथ टेम्पल के ये लोग निर्माता थे, ये याद रखना है। अब अगले पॉइंट पर आए, लास्ट रूलर। अच्छा, एक खास चीजें भी आपको हम बता दें, यही गहड़वाल वंश है जिसने अयोध्या, फैजाबाद तो नहीं बोलेंगे, अयोध्या में राम का मंदिर का निर्माण किया था। याद रखिएगा, 11वीं सदी में ही राम के मंदिर का निर्माण इसी गहरवाल वंश के गोविंद नाम के राजा ने किया था। भूलेंगे नहीं ना, ये याद रखिएगा। लास्ट रूलर है ये, कौन? जयचंद। जयचंद आखिरी राजा है, याद रखिए। एक तो ये पॉइंट हो गया। अब आइए, हमने क्या कहा आपसे, उसको जरा गौर से सुनिए। गहड़वाल वंश राजपूतों का शासन कन्नौज से लेके वाराणसी तक गंगा के दोनों किनारे तक मौजूद था, और गहरवाल वंश में गोविंद नाम के जो राजा हुए 11वीं सदी में, इसने अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि जो है, जो मंदिर को ध्वस्त करके मस्जिद बनाई गई थी 1528 में बाबर के समय, बाबर के सिपह सलार मीर बांकी के द्वारा, नोन एज बाबरी मस्जिद, उससे पहले जो वहां ढांचा था, वो ढांचा, वो मंदिर जो है राम का, गहरवाल वंश के राजा गोविंद ने बनवाया था,
ये क्वेश्चन बनेगा इस बार, ये ध्यान में रखिएगा। तो चलिए ये पॉइंट क्लियर हो गया आपका। इस वंश का आखिरी शासक जो है जयचंद है, और जयचंद का प्रिय आवास स्थान, इट्स सेकेंड कैपिटल जो है वाराणसी है। काशी विश्वनाथ इनके जो है कुल देवता हुआ करते थे। ये लोग शैव धर्मी थे। और याद रहे, संयोगिता इसी की पुत्री थी ऐसा माना जाता है। संयोगिता जो पृथ्वीराज चौहान को लेकर झगड़ा है। अब ध्यान देंगे, अजमेर के चौहान और कन्नौज के गहड़वाल, ये दोनों रिश्ते में, ये दोनों खानदान तोमर वंश के नाती लगते थे। यानी तोमर की बेटी इन दो राज्य में ब्याही गई थी। तो ये दोनों राज आपस में मौसेरे भाई के संदर्भ में लगते थे, तो रिश्तेदार थे। तोमर नाना था, और तोमर नाना ने जो है बहुत सारा एरिया जो है महरौली के आसपास का उसने अजमेर के चौहान को दिया था, इसलिए गहरवाल जलते थे। तो ये रिश्तेदार थे। अब आइए जयचंद। जयचंद को देशद्रोही माना गया है। क्यों माना गया है? तो कहा जाता है कि गौरी से इसने 60 गांठ की थी कि अगर अजमेर के चौहान को तुम पराजित करते हो तो मैं कहीं ना कहीं तुम्हारी मदद करूंगा। हालांकि मदद नहीं किया, उसी का बदला गौरी यहां लेगा। तो कहने का मतलब है, ये ध्यान रखना है, देशद्रोही, नो डाउट। चलिए बात को आगे। गहरवाल वंश के तहत एक युद्ध होगा। वार ऑफ चंदावर। बेटा ये कन्नौज और इटावा के बीच माना जाता है, तो कहीं इसे फिरोज, ठीक है ना, जो फिरोजाबाद है उसके पास माना जाता है। तो चंदावर, ए प्लेस बिटवीन कन्नौज टू इटावा। ठीक है, बैटल ऑफ या वार ऑफ चंदावर, गौरी वर्सेस जयचंद। ऑब्वियसली गौरी जीत गया, जयचंद मारा गया। तो क्या होगा रिजल्ट? कैप्चर्ड कन्नौज टू वाराणसी। याद रखिएगा, भारतीय इतिहास में तक्षशिला का राजा आम्भी को देशद्रोही, क्योंकि वो सिकंदर से मिल गया था पोरस के खिलाफ, और इसे जयचंद को देशद्रोही माना गया है। तो दो देशद्रोही इतिहास में है, भारतीय इतिहास में। पॉइंट क्लियर? तो देखा आपने, चंदावर के युद्ध से इसकी कहानी खत्म हो गई, गहरवाल की कहानी खत्म। 5 इंपॉर्टेंट आ गए। कन्नौज का शासक गहरवाल वंश, आखिरी जयचंद, देशद्रोही जयचंद, 2 राजधानी शैव धर्मी, और नया जो क्वेश्चन जोड़ दिया, राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में इसी वंश के गोविंद नाम के राजा ने किया। ये पॉइंट क्लियर हो गया, तो ये ध्यान रखना। और ये युद्ध कहाँ हुआ था समझ में आ गया, तो ये ध्यान रखना। गोरी जीत गया, यहाँ। तो बेटा अब गहरवाल से भी हमारा रिश्ता खत्म, ये ध्यान रखना। तो अब बात किसके लिए करेंगे हम? तो नेक्स्ट हमारा है आगे बंगाल। बंगाल की ओर बढ़ते हैं। बंगाल। बेटा उस टाइम के बंगाल का मतलब क्या है बेटा? बिहार, झारखंड, और जो आज का वेस्ट बंगाल है। एंड बांग्लादेश। उस टाइम के बंगाल का मतलब ये है, ये मत भूलिए, ठीक है।
अब कैपिटल दो था, एक नदिया और एक लखनऊ थी। रूलर रूलर जो थे सेन डायनेस्टी, उस वक्त की बात। नेम ऑफ किंग तो बोलेंगे लक्ष्मण सेन, 80 years old। ठीक है, अब आइए कैप्चर्ड या won by इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन साम, बख्तियार खिलजी। खिलजी, आप और हम इसे इस नाम से फेमस किए हुए हैं। पूरा नाम ये है इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन शाम बख्तियार खिलजी। याद रहेगा बख्तियार। ठीक है, अब इसके बारे में जानेंगे थोड़ा, इतनी जल्दी नहीं, समझे, जरा समझिए। बंगाल का मतलब ये सब मिलके है। कैपिटल दो थी, नदिया और लखनऊ। लखनऊ फेमस रहता है। रूलर कौन था? सेन डायनेस्टी। नाम क्या था? तो लक्ष्मण सेन। दैट इज कंसिडर्ड द लास्ट रूलर ऑफ सेन डायनेस्टी ऑफ बंगाल। 80 years old, कैप्चर्ड बाय या वॉन बाय इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन शाम बख्तियार खिलजी। बख्तियार को भी बख्तियारुद्दीन कहा जाता है। बख्तियार नहीं लिखेगा तो बख्तियारुद्दीन। ठीक है, चलिए अब समझिए इसको। गौर से सुनिए। मोहम्मद गौरी का कोई पुत्र नहीं था, तो गौरी अपने साथ अपने विश्वस्त गुलामों को रखता था। गुलाम, स्लेव को। और स्लेव एक सिस्टम था प्राचीन काल से। यूरोप हो, भारत हो, एशिया हो, वेस्ट एशिया हो, अरब की दुनिया हो, अफ्रीका की दुनिया हो, मिस्र हो, मेसोपोटामिया हो, कहीं भी, चीन हो, तो ये दास्ता होती थी। और बेटे से भी बढ़ करके गुलामों को माना जाता, विश्वास किया जाता, क्योंकि गुलामों का संबंध, याद रखिएगा, वह परिवार का अभिन्न अंग होता था। हम नहीं, अरस्तु, सुकरात, प्लेटो को पढ़िए, वो सब बताएगा। पॉलिटिकल थिंकर में जाइएगा। और गुलामों को बनाए रखने की बात अरस्तु ने भी कही है कि गुलाम बने रहना चाहिए। चलिए, जो भी है, तो गुलाम, अब याद रखिएगा, इन गुलामों के संदर्भ में देखें तो गुलामों को बेटे से बढ़कर माना जाता था, परिवार का हिस्सा माना जाता था, और खुद भूखे रह जाओ पर गुलामों को पहले रोटी, कपड़ा, मकान देना जरूरी होता था। आज भी वही चीज है। और गुलाम और सुल्तान के बीच का संबंध जो होता है, गुलाम और मालिक के बीच का जो संबंध होता है, वह अल्लाह और बंदे के बीच के संबंध के जैसा माना जाता था। ये ध्यान रखना, अल्लाह और बंदे के बीच के संबंध के जैसा माना जाता था। अब हम इस पॉइंट को देखें। हम बेटा 1-2 मिनट रुक जाइए, जस्ट 2 मिनट्स।
नाउ लिसन केयरफुली, अटेंशन। तो ये जब कन्नौज वाराणसी कब्जे में ले लिया गया तो गौरी जो है अक्सर गौर प्रदेश में विद्रोह हो जाया करता था, चुनौती दिया जाने लगा था, तो गौर चला गया। पर यह कहते हुए गया कि अब तुम लोग आगे बढ़ो, अर्थात दिल्ली के आसपास का क्षेत्र तो कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में रहा, लाहौर और उसके आसपास का क्षेत्र जो है वो यल्दोज के साथ रहा, और कुबाचा जो है गौर प्रांत को देखता था। गौरी के 3 गुलाम कुबाचा लाहौर, कुबाचा गौर, यल्दोज यहां लाहौर, और दिल्ली के आसपास का क्षेत्र कौन देखता था? ये देखता ऐबक। ये 3 गुलामों को 3 एरिया दिया था और इन तीनों के थ्रू ही वो रूल करता था। अपने गुलामों के माध्यम से रूल कर रहा है गौरी, ऐसे समझिए। अब आइए, गौरी का एक गुलाम था जो भी नाम रहा हो, वो मर गया, उसका बेटा भी इसकी सेना में सेनापति था, तो वो गुलाम नहीं है पर सेनापति है, नाम यही है इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन शाम बख्तियार खिलजी। ये बहुत लंबा चौड़ा आदमी था, बहुत लंबा चौड़ा। ये जो अपना खली है ना, हमारे हिमाचल प्रदेश वाले दिलीप सिंह शायद नाम है उनका, खली टाइप के लंबे चौड़े थे जना, कहते हैं 7-7.5 फीट का था। दूसरा ये जो शख्स था देखने में कुरूप था। कुरूप समझते हैं ना, यानी एक शेप नहीं ढंग से था, तो देखने में कुरूप था, और इस वजह से उसको ना तो अपने यहां गौर में अच्छी नौकरी हाथ लगी और ना ही कहीं और अच्छी नौकरी हाथ लगी। इसलिए उसने जैसे तैसे क्या किया, अपना एक ग्रुप बनाया और 2-4 जगहों को लूटा। भारत के ही संदर्भ में लूटा। लूटने के बाद लूटने की आदत पड़ गई, तो उसे जो देखते हैं उसे ऐबक ने अपने साथ मिला लिया, यानी गौर के अंदर आ गया, गौरी के अंदर आ गया। ये है इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन साम बख्तियार खिलजी। खली टाइप का आदमी, बहुत ताकतवर, उसकी अपनी एक सेना थी, लेकिन वो अंडर गौरी काम करता था। उसे इंस्ट्रक्शन दिया गौरी ने कि अब तुम इससे आगे बढ़ो, और आगे बढ़ने का मतलब नक्शे के हिसाब से सोचिए। आगे मतलब पूरब बढ़ो, पीछे मतलब पश्चिम होता है, ये हमेशा याद रखिए। तो आगे बढ़ो से सीधा सा तात्पर्य हुआ कि अब वो मुगल सराय जाएगा, पटना जाएगा, बिहार शरीफ जाएगा, नालंदा जाएगा, भागलपुर जाएगा, समझ रहे हमारी बात, देवघर झारखंड की ओर बढ़ेगा, बिहार के उन क्षेत्रों को क्रॉस करेगा, और फिर वो बंगाल का जो आज वेस्ट बंगाल है, पुरुलिया वगैरह, उस क्षेत्र में जाएगा। फिर उस क्षेत्र में जाकर के कहाँ जाएगा? लखनौती, और फिर नदिया की ओर, और बढ़ के वो कहाँ जाएगा? असम की ओर बढ़ेगा। पर असम में एंट्री नहीं कर पाएगा। इसके तो ख्वाब थे तिब्बत जीतने का, चीन को जीतने का इस तरफ से, पर वह ख्वाब पूरे नहीं हुए। जरा सुनिए इस शख्स का। तो बख्तियार खिलजी जो है मुगल सराय के रास्ते जीतते हुए बिहार के नालंदा में दाखिल हुआ, और नालंदा में स्थित जो कुमार गुप्त के द्वारा स्थापित विद्यापीठ विश्वविद्यालय था, जिसे नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, उसे जमकर लूटा, जो लूटने की चीज थी, और आग के हवाले कर दिया। यानी वहां बौद्ध भिक्षुओं का केंद्र था, बौद्ध भिक्षुओं को लूटा, मारा, सिर कलम किया हजारों हजार का, और फिर उसके बाद जो पुस्तकालय था उसमें आग लगा दिया। रत्न गर्भा, रत्न सागर और एक और 3 पुस्तकालयों का जिक्र होता है नालंदा विश्वविद्यालय में। तीनों पुस्तकालय में आग लगा के खत्म कर दिया सब कुछ। कहते हैं इसकी आग कई महीनों तक सुलगती रही, जलती रही। इतने पुस्तक के भंडार थे। कहीं लिखेगा 3 महीने तक जलती रही,
कहीं लिखा होगा 6 महीने तक, कहीं लिखेगा कई महीनों तक। तो कई महीनों तक वो नहीं तो 6 महीनों तक लगी रही। देखिए किताब जिस तरह से बनता है और उस टाइम का जो कागज होता था और आज भी पॉलिश्ड होता है उस पर, तो वो कागज चिपका चिपका रहता है किताब में। तो किताब में आप आग लगा के छोड़ दीजिए तो पन्ना आगे जलता नहीं है, धीरे धीरे सुलगता है। आप एक किताब जलाइए कभी नहीं जलेगा, लेकिन किताब के एक एक पन्ने को ओवर ऐसे एकदम खोल करके जलाइएगा तो सब किताब जल जाएगा, 10 मिनट भी नहीं लगेगा। लेकिन किताब है उसमें आग लगा के छोड़ दीजिए, 100 दिन में भी नहीं पूरा जलेगा और बुझ जाएगा। इसी बात है। तो याद रखिएगा कई महीनों या 6 महीने तक जलती है। रत्न सागर, रत्न गर्भा, ये 2 पुस्तकालय हमें याद है, एक और भी है, 3 पुस्तकालय का जिक्र है। कोई क्यों नहीं ट्राई किया, तो सीधी सी बात थी क्यों करेगा। ये वज्रयान शाखा सब अपना करके यौन संबंध में बाबा राम रहीम की तरह, रामपाल की तरह और शो कॉल आसाराम की तरह लिप्त हो गए, तो जनता से वो मन से उतर गए थे, दूर थे। तो उसका कुछ भी हो, हमें उससे क्या। आज भी बाबा राम रहीम को जो कुछ भी हमें उससे क्या। कुछ अंधभक्त थे जो लगे रहे, और अंधभक्त क्या हो सकता है कि किसी को उससे फायदा मिला हो, कोई वजह मिला हो, तो अपना लगे रहते, अपना विश्वास है। अब ध्यान से ध्यान दीजिए। अब अगले पॉइंट पर, अब अगला पॉइंट क्या कहता है उसको गौर। तो वहां से लूट के आगे गया तो उसके पास बिहार शरीफ था। बिहार शरीफ में उदंतपुरी विद्यापीठ था। उदंतपुरी की स्थापना भी पाल वंश के शासक ने किया था, ठीक है, जिसका नाम था देवपाल। तो उसे भी आग के हवाले किया, तोड़ ताड़ के, लूट मार के। फिर आगे भागलपुर पहुंचा, वहां विक्रमशिला विश्वविद्यालय थी। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल वंश के शासक देवपाल के पिता धर्मपाल ने बनाया था। तो धर्मपाल की इस चीज को भी उसने ध्वस्त करके आग लगा दिया। तो उदंतपुरी, नालंदा, विक्रमशिला को ध्वस्त करने वाला कोई और नहीं, यही बख्तियार खिलजी है। और आगे बढ़ते हुए वो अंततः पहुंचा कहां, बंगाल की सीमा। और वो इतना जोशों से चलता था कि उसकी सेना पीछे रह गई थी, ऐसा लिखता है। अब ये बंगाल को कैसे जीतेगा, राजधानी लखनऊ है, 80 साल का बुजुर्ग लक्ष्मण सेन, अशोक गहलोत राजस्थान की तरह बैठा हुआ है। बात समझाई। वो तो 18 घुड़सवारों से जीता है, इसमें भी 18 हुए, 19 हुए, 20 हुए, अभी 22 हो गया है घुड़सवार। आप लोग कहते हैं ना हॉर्स ट्रेडिंग, तो हॉर्स ट्रेडिंग ही तो चल रही है। देखिए हॉर्स ट्रेडिंग, बस घोड़े का इंतजाम हो रहा है। तो घोड़े 22 हो गए। आज का न्यूज़ पढ़िएगा जो मैंने आप लोगों को भेजा है, फेसबुक सब पे भेजता रहता हूँ। तो 22 घोड़े हो गए हैं। अब देखिए ये कैसे नूह से जंग जीतेगा। और मैंने लिखा भी है कि सरकार गिरेगी, चाहे आज गिरे या 2 महीने के बाद, सरकार ये गिरेगी, नो डाउट। ठीक है, तो चलिए उसी के लिए तो सारा ताम झाम हो रहा है। तो ध्यान से सुनेंगे होता क्या है। तो ये जो राजनीति का जो कत्ले आम है, जो लोकतांत्रिक तरीके से होता है, उस जमाने में तलवार के दम पे होता था। समझ में आई। कत्ले आम हर जगह होता रहा, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये 80 साल के बुजुर्ग अशोक गहलोत यानी सो कॉल्ड लक्ष्मण सेन लखनौती में बैठा था और ये पहुंचा। उस जमाने में बंगाल में राजधानी में अक्सर अरबी तुर्की नस्ल के घोड़े बेचने के लिए अरबी तुर्की व्यापारी आते रहते थे, जो मुस्लिम ही हुआ करते थे। और ये व्यापारी घोड़े वगैरह बेचते थे। तो उसी का वेशभूषा बना लिया, कुछ घोड़े ले लिए और ये 18 घुड़सवार आ गए। कुछ इतिहासकार ऐसे लिखता है कि अपनी सेना को लखनौती राजधानी के बाहर रख दिया, उनमें से 10 20 50 घोड़े ले लिए और 18 घुड़सवार आ गए और सो कर दिया अपने आप को कि हम लोग घोड़े का व्यापारी हैं, घोड़ा बेचने आए। लक्ष्मण सेन दोपहर की भोजन कर रहा था। उसने ये मैसेज पास करवाया कि उनको दरबार में आने दो, राजमहल के भीतर, और हम दोपहर का भोजन करके उठते हैं लंच के बाद, तो घोड़ा पसंद करेंगे, खरीदेंगे। तो ये आकर के बैठ गए अंदर। पर अंदर आने तक की तो देरी थी। कहते हैं कि एक पत्र व्यवहार किया बख्तियार खिलजी ने अपनी सेनाओं को कि तुम लोग बाहर से, हम अंदर से काम करते हैं।
और इन 18 घुड़सवारों यानी 18 सैनिकों के दम पर इसने लखनौती के किले को घेर लिया और इतना सडन हमला हुआ कि लक्ष्मण सेन को सोचने का मौका नहीं मिला और लक्ष्मण सेन दोपहर का खाना छोड़ पिछले दरवाजे से भाग गया और लखनौती पर कब्जा हो गया और इस तरह से उसका भाग जाना बख्तियार खिलजी के हित में साबित हो। आपसे सवाल पूछेगा, किसने मात्र 18 घुड़सवारों के दम पर बंगाल पर कब्जा किया, लखनौती पर कब्जा किया? बख्तियार खिलजी। कौन था राजा? सेन वंश। क्या नाम था? लक्ष्मण सेन। क्या हुआ उसका? भाग खड़ा हुआ। कितने साल का? 80 साल का। जाने दीजिए। इस तरह से लखनौती पर कब्जा। समझ में आई बात? अब लखनौती पर कब्जे के बाद आगे देखें। अब उसका अगला निशाना था असम। असम में लाख कोशिश किया, 3 बार 4 बार अटेम्प्ट, हर बार हार की खानी पड़ी क्योंकि असम के अहोम राजा तीरथ सिंह आगे नहीं बढ़ने दिया। अहोम जो थे पहले कहां रहते थे? चीन के दक्षिण पूर्वी भाग में, म्यांमार के ऊपर। समय के साथ वो म्यांमार में आ गए। कहां आ गए? म्यांमार। और म्यांमार से बढ़कर के कहां आ गए? भारत के असम तक आ गए। एग्रेसिव सोसाइटी थी, ऑफेंसिव सोसाइटी थी, यहां तक आ गए और यहां फिर आकर के स्थिर हो गए। तो याद रखिएगा, यहां पर सब शांत बुद्धि हो जाते हैं। गौतम बुद्ध है यहां पर, ठीक है, महावीर स्वामी है। तो कहने का मतलब ये है, ये अहोम का राजा जो एक आदिवासी राज था, तीरथ सिंह जो है, इसे आगे नहीं बढ़ने दिया और पिलिया खार के पास खूब पराजित, विष्णु खार रिवर के पास खूब पराजित किया और वो बीमार पड़ गया। आया था कहां? जॉन्डिस वाले सूखे प्रदेश मध्य एशिया से। पहुंच कहां गया? मलेरिया वाले प्रदेश, बारिश ही बारिश से। ऐसे में बीमार पड़ गया। ये सोचा था कि हम तिब्बत भी जीतेंगे, उसी रास्ते सिक्किम नाथुला दर्रा से जाता, और चाइना भी जीतेंगे, पर ये हो न सका। पर सोच थी। असम को भी पूरा नहीं जीता और पूरे बंगाल को भी जीतने की उसकी इच्छा नहीं थी। बस एक फास्ट वे में कैपिटल टू कैपिटल चल रहा था। फाइनली कहते हैं कि वो तिब्बत वगैरह जीतने के चक्कर में इतना परिश्रम करता रहा कि उसकी सेना बर्बाद हो गई, बहुत सारे मर गए। इससे इरिटेशन हुए और सेना में जो है विद्रोह फैल गया। और ऐसे एक सेनापति था जिसका नाम बड़ा अच्छा है, भूल रहा हूं, हाँ, अली मर्दान। अली मर्दान नाम के एक सिपाही ने उस वक्त इसका सिर कलम कर दिया जब वो दोपहर की नमाज पढ़ रहा था। उसे 1206 में कत्ल कर दिया। समझ में आई बात? तो ये ध्यान रखना। और कब किया? मार्च में ही किया, मार्च के महीने में। तो इस तरह से बख्तियार खिलजी मारा गया, उसकी सेना के द्वारा ही विद्रोह हुआ। अली मर्दान ने उसे मार दिया। पॉइंट क्लियर? तो एक चैप्टर क्लोज हुआ। केजीएफ चैप्टर 1 क्लोज, चैप्टर 2 आने वाला है, लेकिन मैं आज ही चैप्टर 2 गौरी का अब क्लोज करूंगा। ठीक है, 10 मिनट लगेगा और ज्यादा से ज्यादा, गौर से सुनिए। अब अगले पॉइंट पर आइए। अब अगला पॉइंट क्या है? तो देखा आपने इसका पूरा हिसाब किताब, ये याद रखिएगा। अब नेक्स्ट किया है, यानी गौरी में ही नेक्स्ट में आते हैं। अब आइए गौरी का नेक्स्ट पार्ट। तो बंगाल का चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर बंगाल फिनिश्ड। अब देखते हैं गौरी का।
ध्यान देंगे बेटा, हमने लिखा गौरी की हत्या हुई 15 मार्च 1206 को। कहा? दमयक नाम के जगह पे। दमयक को ही भक्खड़ कहते, जो सिंध पाकिस्तान में। किसने हत्या की? तो हिंदू ट्राइबल, याद रखिए, हिंदू ट्राइबल कम्युनिटी खोखरों के द्वारा। खोखर हिंदू थे, उन्हें मार दिया। सवाल है कब? शाम को नमाज पढ़ने। शाम के वक्त जो 5 बजे का 6 बजे का नमाज होता है, उस वक्त मार दिया। जरा गौर फरमाएंगे आप, ध्यान से सुनिए। सुनिएगा गौर से। गौर में 1205 को गोरी गया विद्रोह हो गया था, इसलिए। और उस विद्रोह के संदर्भ में देखें तो विद्रोह को शांत किया, लेकिन एक रूमर्स उड़ गया कि गौरी मारा गया, तो और जगह जगह विद्रोह होने लगे। इस विद्रोह के संदर्भ में उसे मुल्तान आना था एक विद्रोह को शांत करने के लिए। ये मुल्तान आया तो वहीं पे चिट्ठी भेज दिया था ऐबक को कि ऐबक एक अपनी फौज लेकर के मुल्तान पहुंचे और सुल्तान से मिले, गौरी से मिले। तो गौरी से मिलने के लिए गया तो रास्ते में इसे जो है बहुत सारे विद्रोहियों से लड़ना पड़ा। अंततः सबको पराजित करके ऐबक जो है अपने आका गौरी से मिलने पहुंचा। गौरी से मिलने के बाद गौरी ने उसका अपना साथ लिया और उसके बाद अलग विद्रोहों को दबाने के लिए उसका साथ चला। लेकिन सिंध के पास, मतलब सिंध आज जो पाकिस्तान का सिंध में दमियक नाम की जगह पे भक्खड़ नाम का एक और लोकेशन है, छोटा सा जगह है, वहां पर इसकी सेना थी और शाम की नमाज पढ़ रहा था। उसी नमाज के दौरान जो है 15 मार्च को शाम को हिंदू खोखर जातियों ने इसकी गला काटकर हत्या कर दी और इस तरह से गौरी का काम तमाम कर दिया। क्योंकि 1201-2 के आसपास यही गौरी ने इन खोखरों को बहुत मारा था, यानी लूटा था, घसोटा था, बहुत प्रताड़ित किया था। अब इसकी बारी थी, तो गौरी ने धूम 1 किया, धूम 2 इसकी बारी थी। ये याद रखिएगा, इस तरह से गौरी मारा। गौरी की लाश को कहां दफनाया गया? तो गौरी की लाश को गौर में नहीं, गजनी में दफनाया गया। याद रखने की चीज है। तो बरीड एट गजनी। His dead body buried at गजनी। तो गजनी में इसके लाश को दफनाया गया है, गौर में नहीं। मारा किसने? खोखरों ने। ये याद रखिए। तो यहां तक का चैप्टर खत्म। कुल मिलाकर के गौरी का 20-25 सवाल हाईली गौर से है, सॉवरेन किंग नहीं है, सस्मनी वंश है, इसके 3 गुलामों का नाम कुबाचा, ऐबक और यल्दोज मायने रखता है। गौरी का संतान नहीं था। गौरी ने उत्तर भारत के एक बड़े भाग पर कब्जा किया, अपना राज्य स्थापित किया। पहला मुस्लिम शासक जो भारत पर शासन किया। 1191 तराइन फर्स्ट सेकेंड याद रखिएगा। 93 में अजमेर पर कब्जा याद रखिएगा। 93 में दिल्ली के तोमर वंश के जयपाल को हराया, कब्जा किया और सिपह सलार ऐबक को अपॉइंट किया। फिर 1100 जो है 94 में चंदावर का युद्ध लड़ करके कन्नौज के शासक गहरवाल वंश के जयचंद को पराजित किया, बनारस किया। फिर गौर वापस लौट गया और फिर बख्तियार खिलजी कैसे बंगाल को जीता, 18 घुड़सवारों के दम पर लखनौती को कब्जे में लिया, ये सब सवाल बन गया। नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में आग कई महीनों तक जलती रही। रत्न सागर, रतनगर्भा, फिर उदंतपुरी विक्रमशिला का नाश किया। फिर उसके बाद जो है होमों के राजा तीरथ सिंह से हार गया और बीमार पड़ा, और बीमार के दौरान नमाज पढ़ रहा था तो उसको गला काट दिया। कब? मार्च के ही महीने में, गौरी के मरने के करीब 10-12 दिन के बाद ये भी मर गया। तो ये ध्यान रखिएगा। अब इस स्थिति में देखें तो अब क्या होता है? तो
अब तो गौरी का चैप्टर क्लोज हो गया, गौरी की सारी बातें इंपॉर्टेंट जो थी हो गई। अब बात होगी ना दिल्ली सल्तनत। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? दिल्ली सल्तनत। इस पर अब है आपके पास दिल्ली सल्तनत। समय 24 जून 1206 एडी से 21 अप्रैल 1526 एडी तक। कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो 1206, 1306, 1406, 1506, 320। 320 वर्षों का शासन है। एक तो ये देख लिया आपने। सुल्तान शब्द से सल्तनत बना है, याद रखिएगा। टाइप ऑफ स्टेट, तो टाइप ऑफ स्टेट दो होते हैं। एक होता है बेटा दार उल इस्लाम, और दूसरा होता है दार उल हर्ब। प्योर मुस्लिम स्टेट, ठीक है। और ये है हिंदू कैन लीव, नॉन मुस्लिम्स, नॉन इस्लाम कैन लीव टू पे जज। यहाँ पे ओनली इस्लाम मिक, ओनली इस्लाम मिक। तो कैसा था दिल्ली सल्तनत? तो दिल्ली सल्तनत दारुल हर्ब था। बेटा ध्यान दे, दिल्ली सल्तनत का समय 24 जून 1206 से 320 साल तक आगे 21 अप्रैल 1526 तक पुराना रहा। 320 साल। इस्लामी परिभाषा के अनुसार राज्य दो प्रकार के होते हैं। एक होता है दार उल इस्लाम, ऐसा राज्य जिसमें सिर्फ मुसलमान धर्म के लोग ही रहेंगे, यानी इस्लाम के ही रहेंगे, नॉन इस्लामिक लोग रह नहीं सकते, नहीं रह सकते। और एक होता है दार उल हर्ब, जिसमें रूलर तो मुसलमान ही रहेगा, पर अदर नॉन रिलीजन्स पीपल, यानी नॉन रिलीजन नहीं, अदर नॉन इस्लामिक पीपल कैन लीव बट हैव टू पे जजिया, सिक्योरिटी टैक्स। यानी अदर धर्म के लोग भी रह सकते हैं, और भारत में तो अन्य धर्म के लोग मौजूद हैं, तो ये तो हटा नहीं सकते इतने लाखों करोड़ों को, तो उन पर एक टैक्स बांध दो, टैक्स लेते रहेंगे। तो क्यों टैक्स? तो टैक्स इसलिए कि आपको हम सेना में नहीं रखेंगे, प्रशासन में नहीं रखेंगे, और आपकी सुरक्षा करेंगे हम ही रक्षक, हम ही सुरक्षक। बताइए, हम ही भक्षक, हम ही रक्षक, सुरक्षक। तो ये चीज है, तो ये चीजें। तो दिल्ली स्टेट कैसा था? दिल्ली सल्तनत दारुल हर्ब था। माइंड मेकअप कर लीजिए, अच्छे सवाल है। अब आता है, ठीक है, कि लैंग्वेज क्या था?
इसकी राजभाषा क्या थी, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या था, तो बोलेंगे उर्दू। उर्दू इसकी राजभाषा थी। गांठ बांध लीजिए, सवाल बनता है। मुगलों की क्या थी, फारसी, पर्शियन, या उर्दू था, ये याद रखिए। अब आ जाइए अगला, फाउंडर किसे माना गया है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। फिर पूछेगा एक्चुअल फाउंडर किसे माना गया है, तो बोलेगा शमसुद्दीन इल्तुतमिश को। तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश को माना गया है। तो इल्तुतमिश लिख देगा या अल्तमस, एक ही बात, इसे एक्चुअल फाउंडर माना गया। तो ये ध्यान में रखना है। पॉइंट क्लियर? अब आइए, तो यहां तक आप समझ गए कितने डायनेस्टी ने यहां रूल किए? 5 डायनेस्टी रूल्ड हेयर। दिल्ली से 5 वंश के शासकों ने रूल किए। लगभग कितने? टोटल सुल्तान 25। 25 सुल्तानों ने शासन किया। एवरेज क्या निकालेंगे? 25 सुल्तानों का एवरेज क्या निकल के आए? अगर 25 सुल्तान है तो एवरेज यही ना, 9-10 साल का शासन सबका रहा, ये चीज है। 9-10 साल का नहीं, 15 और हाँ 15-16 साल का शासन रहा है, ये चीज है। यहां तक आप समझ में आ गया? अब अगले पॉइंट मिटाता हूं इसे। अब आते हैं दिल्ली सल्तनत। यहां जो रूलर्स होंगे क्या कहलाएंगे? सुल्तान कहलाएंगे। रूलर क्या कहलाएंगे? सुल्तान। अब सवाल है, यहां पे जो रूलर क्लास होंगे शासक वर्ग, वो क्या कहलाएंगे? शासक वर्ग। जो नोबेल है, रूलर क्लास कहिए या नोबेल, क्या कहलाते हैं? अमीर। क्या कहलाते हैं? अमीर। अमीर कहलाते हैं। जैसे मनसबदार कहलाएंगे मुगलों के कारण, अमीर कहलाते। यहां तक आ गए। अब आते हैं, लास्ट कौन था इसका? तो लास्ट सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी आखिरी था, ये भी समझ गए। अब सवाल उठता है, ठीक है, कि पहला कौन, आखिरी कौन, फाउंडर कौन, एक्चुअल फाउंडर कौन, वो 5 डायनेस्टी कौन? अब वो 5 डायनेस्टी का नाम देखिए। नेम ऑफ 5 डायनेस्टीज। फर्स्ट क्या है? मामलक। इसी को हम लोग कह देते हैं स्लेव, इसी को कह देते हैं गुलाम। दूसरा क्या है? खलजी या फिर खिलजी, एक ही बात। तीसरा तुगलक। चौथा सैयद।
पांचवा लोधी या पठान या अफगान, अफगान फर्स्ट, ऐसे करते। तो आपने देखा क्रम यही है। तो आपने देखा कि मामलक, इसको समझना है ये शब्द को। मामलक का अर्थ होता है ऐसा गुलाम जो सैनिक कार्यों के लिए ही था। तो ऐसा गुलाम जो सैनिक कार्यों के लिए ही था, तो याद रखिएगा मामलक। उसी को हम लोग गुलाम वंश कह देते हैं हिंदी में, इंग्लिश में स्लेव कहते हैं। तो मामलक एक्चुअल वर्ड है, तो याद रखिएगा यूपीएससी में यही सवाल बनाएगा। खलजी या खिलजी एक ही बात है। तुगलक मालूम है, सैयद, लोधी, लोधी कोई पठान कहते हैं, अफगानिस्तान से थे तो इसको फर्स्ट अफगान स्टेट कह देते हैं, फर्स्ट अफगान वंश कह देते हैं, पठान वंश भी कह देते हैं, लोधी भी कहते हैं। ये सभी कहीं ना कहीं तुर्क थे, टर्किश मुस्लिम थे। खिलजी भी तुर्क ही थे, पर ये तुर्क नहीं थे, ये अफगानिस्तान से रिलेट करते थे। ये सब तुर्क थे, ये ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। तो 5 डायनेस्टी देख लिया। अब दूसरी बात की ऊपर मिटाता हूं बेटा। अब इसके कैपिटल की बात हो तो कैपिटल एज ए फर्स्ट लाहौर, बैंकॉक, रावी रिवर, फाउंडेड बाय Aibak and ruled देखिए, दिल्ली सल्तनत की पहली राजधानी, फर्स्ट कैपिटल कहाँ थी? लाहौर थी, जो रावी नदी के किनारे है। कहाँ? आज के पाकिस्तान में। इसने यहीं पे अपनी कैपिटल किया और यहीं से ऐबक तो यहीं से रूल किया, यहीं से रूल किया। तो पूरे उसके रूलिंग टाइम तक लाहौर ही राजधानी रही। लेटर ऑन ट्रांसफर टू दिल्ली, बैंक ऑफ यमुना बाय। इल्तुतमिश। अब राजधानी चेंज हो गया, स्थानांतरित हो गया, ट्रांसफर। सेकंड कैपिटल नहीं बोलेंगे, अब लाहौर खत्म, अब दिल्ली। कौन लाया? इल्तुतमिश। कौन सी नदी के किनारे? सबको मालूम है, ठीक है। अब आइए, अब सेकंड कैपिटल कौन सा? आगरा बाय अब बेटा सेकंड कैपिटल बाद में चल करके 1504 में आगरा हुआ, जिसे सिकंदर लोधी ने बसाया। सिकंदर लोधी, ये ध्यान में रखिएगा। तो देखा, समय के साथ 2 कैपिटल हो गए, दिल्ली और आगरा भी किस नदी के किनारे है? यू नो, बैंक ऑफ यमुना।
भी क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये एक बैकग्राउंड आपको हमने दे दिया दिल्ली सल्तनत का। और जो कल कल हिस्ट्री को थोड़ा आगे खींच लिया जाए। सैटरडे संडे है, अगर हम इसे खींच दें बेटा तो सैटरडे संडे दिल्ली सल्तनत फिनिश हो जाएगी। लेकिन नहीं, कल और परसों हम पॉलिटी ही करते हैं, क्योंकि एक रफ वर्क तो मैंने आपको दे दिया, रफ वर्क दे दिया है। यहीं पे रोक दे, या एक काम करते हैं, कल परसों खींच देते हैं। ठीक है, कल परसों बेटा हम आपकी हिस्ट्री ही चला देते हैं, और मैं दिल्ली सल्तनत खत्म कर दूंगा, ये 25 सुल्तानों को आर पार कर दूंगा। ठीक है ना, तो अच्छा रहेगा। ठीक है, मंडे को आप जैसा कहेंगे क्लास लेने के लिए तो पॉलिटी होगी, अगर क्लास बोलेगा नहीं लेने के लिए तो भी हम अपना रिकॉर्ड करके रखेंगे, तो ट्यूसडे या मंडे ही पॉलिटी होगी। ठीक है, तो ये दो। तो चलिए आज इतने ही पे रखते हैं बेटा, और मुझे लगता है काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा, अच्छा लगा होगा, और सवाल ही सवाल हैं, इतने सवाल हैं कि कैसे आप इकट्ठा करेंगे, और सारे प्रोमिनेंट हैं, सिक्वेंसली ऑर्डर में हैं। तो अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, और आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं रक्षाबंधन के दिवस पर। मैं आपको बता दूं, रक्षाबंधन का संबंध सिर्फ भाई बहनों के बीच का नहीं है जो बना दिया गया है। रक्षाबंधन का संबंध है रक्षा सुरक्षा से सरोकार। जब कोई एक व्यक्ति किसी व्यक्ति के लिए, किसी समुदाय के लिए रक्षा का, ठीक है, एक तरह शपथ लेता है, तो आपस में रक्षा के बंधन से बंध जाते हैं। अगर देखा जाए तो हम अमेरिका के साथ, रसिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, चाहे क्वाड करे, कुछ भी करे, ये रक्षा सुरक्षा का ही संबंध है। कहते हैं हुमायूं जब मतलब आगरा में राज कर रहा था, तो कर्णावती, गुजरात की जो रानी थी, उस पर जो है चित्तौड़गढ़ के राजाओं ने हमला किया, तो उससे बचने के लिए उसने हुमायूं को राखी भेजी, एक धागा, कि प्रेम का धागा है, मुझे बचाइए। वो विडो थी, हस्बैंड मर चुका था। तो हुमायूं अपनी सेना लेके कूच करा, लेकिन उससे पहले ही जो है वहाँ का जो जो दुश्मन राजा था भाग खड़ा हुआ। तो कहते हैं एक तब से रक्षाबंधन, जबकि इसका कृष्ण से भी जुड़ा हुआ है। और हमारे पंडित लोग भी तो हमें रक्षा का धागा बांधते हैं, एक दूसरे को बांधते हैं, तो इसका कोई भाई बहन से ही रिलेशन नहीं है। तो इसलिए याद रखिएगा, अगर कोई लड़की तैयार भी होती है आपको रक्षाबंधन करने के लिए, तो वह सोच करके बंधवा लीजिएगा कि भविष्य में तब्दील हो सकती है, अगर बात बन गई आपस में, दो लोगों के अपने रिश्ते तैयार हो गए तो। पर चलिए, ये बहुत पवित्र धागा है, रक्षा से जुड़ा हुआ जरूर है, पर रक्षा से मतलब सिर्फ युद्ध नहीं और युद्धास्त्र नहीं, आर्थिक सुरक्षा, राजनीतिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा नहीं, और हमारी मानसिक सुरक्षा, सबकी सुरक्षा से ये जुड़ा हुआ है। तो इस रक्षाबंधन के दिन ही जो है, कब मनाया जाता है रक्षाबंधन? याद रखिएगा, सावन मास के पूर्णिमा को, द फुल मून ऑफ श्रावण मंथ। तो श्रावण मास के पूर्णिमा को मनाया जाता है, पहला पॉइंट। इसी तारीख को, जिस दिन रक्षाबंधन होगा, उसी दिन को हमारे अमरनाथ की गुफा का आखिरी दर्शन होगा, भोले बाबा का, और उसके बाद कपाट बंद हो जाते हैं अमरनाथ गुफा। इस बार तो हुआ ही नहीं, पर बंद हो जाए, फिर भी होगा, जो रिचुअल्स है वो पूरा होगा। और भारत सरकार कई वर्षों से रक्षाबंधन का दिन, यानी कि श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन को ही मनाती है नेशनल संस्कृत लैंग्वेज डे, राष्ट्रीय संस्कृत भाषा दिवस। ये इंपॉर्टेंस है, याद रखिए। इसके साथ हम फिनिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, नमस्कार।